हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने साउथ इंडियन डायनेस्टीज स्टार्ट करी थी और इसमें हम लोगों ने 3 डायनेस्टीज का जिक्र किया हुआ था, जैसे कि चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, इनको हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट से भी देखा था। साथ में लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि इनका टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। जैसे कि हमने ये समझा था कि जो लोग भी जमीन में कुछ भी उपजाऊ काम करते थे, जैसे कि मान लीजिए जमीन में उपजाऊ काम क्या होगा, कृषि ही होगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा है तो उसका 1/6 उसको देना होता था टैक्स के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? करई के नाम से जानते थे। दूसरा, यहां के शासकों के जो खजाने होते थे उनमें दूसरा सोर्स क्या होता था पैसा आने का, तो इसको हम लोग बोलते थे उल्यू। अब ये उल्यू क्या है? सीमा शुल्क लगता था या फिर पथ कर लगता था। सीमा शुल्क का मतलब कोई भी सामान एक से दूसरी जगह ले जाना है या दूसरे जगह पर व्यापार करना है तो टैक्स देना होता था। और पथ कर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। आप मान लीजिए जैसे कि कोई एक व्यक्ति नाव चलाने वाला है, वो एक छोर से नदी के दूसरी छोर तक आपको पार कराता है, तो ऐसे में जब वो दूसरी तरफ आपको छोड़ेगा जाकर तो वहां पे भी उसको टैक्स भरना होगा। फिर वो इधर से इधर आएगा सवारी लेकर, इधर भी टैक्स भरना होगा। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना, ऑटो वगैरह में डेली के डेली टैक्स वसूले जाते हैं। यहाँ दिल्ली हो या बैंगलोर हो या हैदराबाद हो, हर जगह पर डेली कैब वालों से भी टैक्स वसूला जाता है। तो इसको पथ कर के नाम से जाना जाता था, ट्रांजिट टैक्स बोलते थे। तीसरा तरीका जिसको इरे के नाम से जानते थे। अब इरे में 2 तरीके के टैक्स आ जाते थे। एक तो जो सामंतों से लिया जाने वाला टैक्स था। सामंत का मतलब जो बड़े पदों पर हुआ करते थे। ठीक है, वो मिनिस्टर भी हो गए, इसके अलावा वो दूसरे अधिकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो राजशाही ब्राह्मण भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे ब्राह्मण जिनको राजा ने अपने दरबार में स्पेशली अपॉइंट किया है, राज्य के अंदर के जितने भी धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं उनको कराने के लिए। तो इन सभी सामंतों से लिए जाने वाले टैक्स इरे कहलाते थे। और इसके अलावा इसमें एक टैक्स और आता था कि राज्य के अंदर का अगर कोई गवर्नर है, वो किसी दूसरी जगह पर आक्रमण करता है तो वहां से जो लूट का सामान बरामद हुआ है उसका भी कुछ हिस्सा इरे के रूप में दिया जाता था। तो ओवरऑल ये तरीके हुआ करते थे दक्षिण भारत में इन राजवंशों के टैक्सेशन के रूप में। दूसरी तरफ इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ये किन पर बेस्ड थी? मुख्य तो भाई कृषि ही थी। ठीक है, आप देख रहे हो लोग कृषि कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग करई चुका रहे हैं अपने राजा को। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे। भेड़, बकरियां, गाय, बैल, ये सब वो पालन करते थे और उसी से उनकी आमदनी हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल हम लोगों ने यह भी देखा कि चोल डायनेस्टी हो या पांड्या डायनेस्टी हो, इन्होंने सूती वस्त्रों का कारोबार उस टाइम पर किया हुआ था। पानी के रास्ते से आसपास के देशों में खूब व्यापार ये करते थे और संपन्न राज्य हुआ करते थे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी? तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये शिव में मानते थे। इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देख रहे हो, वहां से हमें शिवलिंगम के अवशेष मिले हुए हैं, जो कि हमें क्लियरली ये बताता है कि हां, वो लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी जितने राजवंश हुए हैं वो सब या तो शिव की पूजा करते थे या तो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिए, जो शिव भगवान है उनके 2 पुत्र हैं। एक बड़े बेटे हैं कार्तिकेय और छोटे बेटे हैं जिनका नाम है गणेश। तो ये लोग किसकी पूजा करते थे? ये लोग कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहां पर दक्षिण भारत में संगमेश के जो राजवंश थे वो किसकी पूजा करते थे या किसको अपना देवता मानते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? ये शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना देवता मानते थे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कार्तिकेय को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में इनको हर कोई कार्तिकेय के नाम से ही जानता है, लेकिन दक्षिण भारत में इनको मुर्गन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भगवान मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि गणेश भगवान है। ठीक है, हिंदू धर्म में हर एक देवी देवता का एक प्रतीक होता है। ठीक है, उनका एक प्रतीक है जो कि हमें कोई ना कोई एक सीख जरूर देता है। जैसे कि गणेश भगवान है, उनका प्रतीक है चूहा।
ठीक है। जैसे कि दुर्गा माता हैं, उनका प्रतीक है शेर। ठीक है। जैसे कि शिव हैं, उनके प्रतीक दो हैं, एक तो सर्प हैं मतलब सांप, और दूसरे हैं नंदी, जिनको आप बैल बोलते हो। उसी तरीके से जो मुर्गन देवता हैं, जो कार्तिकेय हैं, ठीक है, इनका जो प्रतीक है वो मुर्गा है। ठीक है, क्या है? मुर्गा है। क्लियर? तो आपसे इनका एम्बलम पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो मुर्गन देवता हैं उनका प्रतीक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बात कार्तिकेय की हो रही है और इनका प्रतीक क्या है? मुर्गा है। दक्षिण भारत के अब दूसरे राजवंशों की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने चेर, चोल और पांड्या डायनेस्टी की बात करी। ठीक है, ये चेर, चोल और पांड्या डायनेस्टी इस तरीके से शासन करते थे, आपको पता लग गया। अब इसमें से चोलों का उदय बाद में भी होगा। चोल बीच में थोड़े से कमजोर होंगे, तो उनकी जगह पर दूसरे राजवंश का उदय होगा। ठीक है, तो अब हम उन्हीं राजवंशों की तरफ आ रहे हैं जिसमें से एक पल्लव वंश है। ठीक, तो जब चोल की ताकत कम होगी, करीब 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी में, इन 3 शताब्दियों में, मतलब इन 300 सालों में इनकी ताकत थोड़ी कम रही चोलों की। अब चोलों की ताकत सीधे बढ़ेगी 8वीं और 9वीं शताब्दी में। तो आगे भी हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मतलब आप समझ रहे हैं, हम लोग अब बात कर रहे हैं करीब 300 एडी से लेकर 700 एडी के बीच में, और इससे भी आगे करीब 800-900 तक भी आप मान सकते हो, क्योंकि यहां पर भी कुछ राजवंश हुए। अब ये राजवंश कौन कौन से हुए? जैसे कि पहला पल्लव वंश, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और साथ में पल्लव राजवंश जो है, इनसे जुड़े हुए हमें मंदिर भी मिले हुए हैं। मेनली जो दक्षिण भारत में हमें आज की डेट में मंदिरों की भव्यता मिलती है, वो मंदिरों की भव्यता उत्तर भारत में हमें नहीं मिलती है। उसके 2 कारण हैं। ठीक है, पहला कारण यह कि उत्तर भारत में जिस शैली का यूज किया गया है मंदिरों को बनाने में, वो शैली आप मुख्य रूप से नहीं बोल सकते कि नगरी शैली का यूज किया गया है, या फिर हर एक मंदिर में किसी विशेष शैली का यूज किया गया हो। जबकि दक्षिण भारत में हर एक मंदिर में द्रविड़ीयन शैली का यूज किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि द्रविड़ीयन शैली और नगरीय शैली के बीच का अंतर क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, उनके जो आर्किटेक्चर है, उनकी जो भव्यता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं उत्तर भारत से, तो उनकी भव्यता कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो पल्लव राजवंश के द्वारा ऐसे ही कई मंदिर बनाए गए हैं। पल्लव राजवंश ने शासन बहुत लंबे समय तक किया हुआ है। इन्होंने करीब 275 एडी से लेकर 797 एडी तक शासन किया है। हालांकि इतने लंबे कार्यकाल में आप देख सकते हो, करीब 600 वर्षों के कार्यकाल में कई बार ये कमजोर भी हुए होंगे, कई बार ये पावरफुल भी हुए होंगे। लेकिन हम बात करेंगे जिन चीजों के बारे में हमें पता लगता है इनसे। क्या क्या पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दक्षिणी राजवंश जो थे, ये इस बीच में आए। हम लोग बात करने वाले हैं मेनली पल्लवों की। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, जब हम पल्लवों की बात करते हैं तो करीब 5वीं से 6वीं शताब्दी के टाइम पर भारत में 3 बड़े राजवंश इस तरीके से बटे हुए थे। पहला, ये जो उत्तर भारत वाला जो आपको पूरा रीजन यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर हर्षवर्धन का एम्पायर हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन का आप सभी ने नाम सुना होगा। राजा हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीत चुके थे। जब ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगे, तो इनको सबसे पहले अगर किसी शासक ने हराया था तो वो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हराया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हर्षवर्धन का अंपायर। इसके बाद ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इसको बादामी के नाम से जाना जाता था। स्पेशली कर्नाटक में आज की डेट में बादामी है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो नक्शे से। अब बादामी वाले राज्य में शासन किसका होता था? यहां पर चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, तीसरा, जहां पर अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, चेर, चोल और पांड्या डायनेस्टी की हम लोगों ने बात करी थी कल की क्लास में, तमिलनाडु वाले रीजन की स्पेशली। अब यहां पर कौन आ गए हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं? पल्लव आ गए हैं यहां पर। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग कहां पर रहेंगे? दक्षिण भारत में ही अभी हम लोग रहेंगे,
और हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? पल्लवों की, मतलब तमिलनाडु की ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पल्लव राजवंश का जो उदय है 275 एडी से माना जाता है और इनका जो पतन होता है वो करीब 10वीं शताब्दी में जाकर हो जाता है, 900 के आसपास जाकर हो जाता है। ठीक है, पौराणिक उत्पत्ति जो है इनकी, इनका उल्लेख अश्वत्थामा के साथ भी किया गया है, इनका उल्लेख और भी पुराने बहुत से महाकाव्यों में किया गया है, जिससे हमें इनकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ ऐसा भी एक राजवंश हुआ करता था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? यह था सिंह विष्णु, जिसने पल्लव राजवंश को प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कराया 575 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर शुरू तो 275 एडी से हो रहा है, लेकिन जो फाउंडर है सिंह विष्णु वो 575 से 600 तक शासन कर रहा है, मतलब केवल 25 साल तक शासन कर रहा है। तो ये बाद में कैसे आ रहा है? देखिए, वही मैंने आपको बताया, जब 600 वर्षों तक कोई इतने पुराने समय में राजवंश शासन कर रहा है तो ये बात जाहिर सी है कि कभी उसकी शक्तियां कमजोर रही होंगी, कभी वो कई दूसरे साम्राज्यों से दब गए होंगे और कभी उनकी जो पावर है वो राइज कर गई होगी। स्पेशली इतिहास में हमें उल्लेख किसी भी राजवंश का तभी मिलेगा जब वो पावर में रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि जब तक कोई राजा पावर में नहीं है तब तक ना ही वो अपने शिलालेख लिखवा पाएगा, ना ही इतिहास में जो कवि रहे होंगे वो उसका उल्लेख किसी किताब में करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कमजोर का जिक्र कोई नहीं करता, हमेशा पावरफुल का ही जिक्र हर एक व्यक्ति करता है। आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में, शाहरुख खान के बारे में। क्यों? बिकॉज दे आर सो पावरफुल। आज की डेट में आपके पड़ोसी के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत ही आम आदमी है, एक कोई नहीं जानता, जैसे जिया है वैसे ही जिंदगी जी रहा है और वैसे एक दिन चला जाएगा हो सकता है इस दुनिया से। ठीक है, तो सिमिलरली इतिहास में अगर उल्लेख हुआ है किसी राजवंश का तो आप इस बात को समझ जाइए कि उस टेन्योर में वो राजवंश अपने पीक पर होगा, अपनी पावर में होगा। हालांकि थोड़े बहुत अवशेष हमें ऐसे मिलते हैं, ऐसा समझ में आता है, जैसे कि पुराणों वगैरह से हमें समझ आता है कि हां पल्लव राजवंश काफी पहले से भी चला होगा, इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई होगी, लेकिन इसको जो आइडेंटिफिकेशन मिला या आप बोल सकते हो अपनी पूरी शक्ति पॉलिटिकली जब ये लेकर आया तो ये सिंह विष्णु के टाइम पीरियड में लेकर आया। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, पल्लव धर्म वाले। अब एक होता है वैष्णव वर्ल्ड, एक होता है शैव वर्ल्ड, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होता है वैष्णव वर्ल्ड और दूसरा होता है शैव वर्ल्ड। तो जो वैष्णव में मानने वाले हैं, मतलब वो किसको मान रहे हैं? वो भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? भगवान विष्णु प्लस उनके 12 अवतारों को मानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार और कौन कौन से हैं? जैसे कि भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं। इसी तरीके से भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसको बोलते हैं वारा अवतार। ठीक है, वारा अवतार, इसका जिक्र किया गया था अभी कुछ टाइम पहले, साउथ इंडिया की एक मूवी आई थी कंतारा। अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो आप समझ जाओगे। कंतारा मूवी में जिन देवता का जिक्र किया गया है वारा अवतार, वो विष्णु के ही अवतार है। ठीक है, इसीलिए वो आपका साउथ इंडिया में बनी हुई मूवी है और लोगों की बड़ी आस्था है, वहां पर वारा अवतार की बहुत पूजा करी जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो आपको जनरली मिलेंगे नहीं मंदिर, बट वहां पर आपको मिलेंगे क्योंकि वहां के शासकों ने प्राचीन काल से वैष्णव की पूजा करी हुई है। इसके अलावा केवल वैष्णव ही नहीं, कुछ लोग शैव भी हुए हैं, और शैव का मतलब यह है कि जिन्होंने शिव की पूजा करी है, जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे, इतनी बात सभी लोग ध्यान रखोगे कि वैष्णव कौन है? वैष्णव जो कि विष्णु और विष्णु के अवतारों को मानने वाले हैं। शैव कौन है? जो कि शिव की पूजा करने वाले हैं और शिव के अवतारों को मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर भारत में जिस तरीके से संत हुए हैं,
महात्मा हुए हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो संत हुआ करते थे, बेसिकली दो तरीके के संगम एज में संत हुए हैं। कौन कौन से? एक तो अलवार हुए हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, एक तो अलवार हुए हैं और दूसरे नैनार हुए हैं। अलवार और नैनार, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये संतों के नाम हैं। इन संतों को इन नामों से जाना जाता है। अब क्यों? इनके बीच में डिफरेंस है एक, उसी डिफरेंस को हमें ध्यान रखना है। जो अलवार हैं ये विष्णु की पूजा करते हैं। किसकी? विष्णु की, और उनके 12 अवतारों की पूजा करते हैं। 12 अवतार की पूजा करते हैं, ठीक है भाई। जबकि जो नैनार हैं ये शिव की पूजा करते हैं, ये शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अलवार वैष्णव हैं। अभी हम लोगों ने यही तो बात करी कि वैष्णव कौन है? जो विष्णु की पूजा करते हैं। और आप ये बोल सकते हो जो नैनार हैं वो शैव हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग, जो अलवार हुए हैं, ठीक है, इसमें 12 ऋषि हुए हैं। कितने कितने अलवार थे? 12 अलवार थे, या आप बोल सकते हो 12 ऋषि हुए हैं, 12 संत हुए हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में संगमेज में विष्णु से जुड़ी हुई आस्था, विष्णु से जुड़े हुए फैक्ट्स का प्रचार प्रसार किया है। यही वो 12 अलवार है, यही वो 12 ऋषि हैं जिनकी वजह से आज भी दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है, ठीक है। जबकि नैनार में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। नैनार एक से लेकर कई हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? अब सेकंड थिंग, जो अलवार हैं इनको भजन, इनके जो भजन हुए हैं इनको किस नाम से जाना गया है? कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं नलियन दिव्य प्रबंधम। क्या बोलते हैं? इनके भजनों को क्या बोलते हैं? नलियन दिव्य प्रबंधम, ठीक है भाई, ठीक है। मतलब कहने का यह कि संगमेज में दक्षिण भारत में 12 अलवारों ने जो विष्णु के भजन गाए और बनाए हुए हैं, उन भजनों को नलियन दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से जो नैनार हुए हैं, जो नैनार हुए हैं, इन्होंने जो शिव के भजन बनाए हुए हैं, इन्होंने जो शिव के भजन बनाए हुए हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तिरुमुराई। इतनी बात ध्यान रखोगे मेरे भाई? इतनी बात सभी को क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। दक्षिण भारत में संगमेज में जो विष्णु को मानने वाले हैं उनको वैष्णव बोलते हैं हम, जो शिव को मानने वाले हैं उनको शैव बोलते हैं हम, ठीक है। अब दक्षिण भारत में संगमेज में 2 तरीके के ऋषि या आप बोल सकते हो संत हुए हैं। एक इस तरीके के संत जो कि विष्णु के उपासक थे, उनको अलवार के नाम से जाना जाता है। दूसरे वो संत जो कि शिव को अपना देवता मानते थे, शिव की पूजा करते थे, उनको नैनार बोला जाता है। जो अलवार होते थे, ठीक है, ये विष्णु और उनके 12 अवतारों को मानते थे, जबकि नैनार शिव और शिव के अलग दूसरे अवतारों को मानते थे। अलवार की संख्या 12 थी, ये 12 ही ऋषि हुए हैं, जबकि नैनार के बारे में ऐसे कोई भी साक्ष्य हमें नहीं पता है कि एक हुए हैं या कितने हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? भजन की अगर हम बात करें तो अलवारों के जो भजन है, मतलब जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए इनके जो भजन है, इनको नलियन दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है, जबकि नैनारों ने जो शिव के लिए भजन बनाए हुए हैं और गाए हुए हैं, उनको तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को?
वैभव का कहना है सर वाई साउथ इंडियन साइड नेम्स आर सो वियर्ड। देखिए वो इस वजह से आपको वियर्ड लगना है क्योंकि आप नॉर्थ इंडियन है, ठीक है। आप उत्तर में रह रहे हो, इस वजह से आप उनकी भाषा को समझते नहीं हो। यही अगर आप दक्षिण भारतीय से पूछेंगे तो उन्हें उत्तर भारतीयों के नाम वियर्ड लग सकते हैं। बट यहां पर मेरा कहना है आप अगर प्यार की भावना रखेंगे तो कोई भी नाम आपको वियर्ड नहीं लगेंगे और सारी भाषाएं आपको बड़ी प्यारी लगेंगी, ठीक है। कुछ लोगों को हरियाणवी से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कश्मीरी से प्रॉब्लम है, तमिल से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी ना तब तक हम समझ नहीं पाएंगे चीजों को। मेरी बात आप समझे। आपको याद करने में तब तक दिक्कत आएगी जब तक आपका ये वियर्ड वर्ड रहेगा। इस वियर्ड वर्ड को हटा दो, अपने आप चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है मेरे भाई। आपको जाके सेटल नहीं होना है वहां पे। आपका कोई अंडर कवर टास्क नहीं है कि वहां पे जाके हमजा की तरह जाना है और तमिल में फिर बोलना है, तमिल सीखनी, कन्नड़ सीखनी है। आपको सिंपली एक टॉपिक है, उस टॉपिक में कुछ नामों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी पोलाइटनेस रखिए। ये आप इन नामों को इज्जत देंगे, ये नाम आपको इज्जत देने लगेंगे। अगर भागोगे तो नहीं याद होंगे, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज हम में समाहित होना चाहे तो उसको आगे बढ़ के गले लगाना पड़ता है। तो गले लगाइए, अपने आप ये चीजें आप में समाहित होने लगेंगी। हालांकि मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जितने भी यहां पर साम्राज्य हुए हैं इनकी नौसेना शक्ति काफी प्रबल हुआ करती थी। उसका कारण यह है कि देखिए उत्तर भारत में जितने भी साम्राज्य हुए हैं या जितने भी राजे महाराजे हुए हैं इनके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि जैसे मालवा है तो मालवा वाले ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, यूपी बिहार वाले रीजन में दिल्ली पर भी आक्रमण कर सकते हैं, ये दोनों आपस में भी लड़ सकते हैं। इधर राजस्थान वाले हो गए, इधर गुजरात वाले हो गए, इधर विदर्भ वाले हो गए, ठीक है। लेकिन इनके पास ऑप्शन क्या है, ये किससे लड़ेंगे? इनके पास ऑप्शन क्या है? तभी ये जितने भी साम्राज्य यहां पर हुए हैं इन सभी ने क्या किया है, वाटर ट्रेड स्टार्ट किया, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, कोस्टल एरिया के किनारे पर है। तो जब कोस्टल एरिया में है तो समुद्री रास्ता ढूंढेंगे ही। यही कारण है कि इनका जो मैरीटाइम स्ट्रेंथ है यह हमें बहुत पावरफुल देखने को मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, पल्लव राजवंश के अंदर इन 600 वर्षों में जो मेन प्रमुख बंदरगाह का उल्लेख किया गया है, मतलब मेन जो डॉकयार्ड्स का उल्लेख किया गया है, ये लोग जहां से व्यापार करते थे वो डॉकयार्ड रहे हैं ताम्रलिप्ति, सोपारा, मुजरिस और अरिकामेडू। ये जितने भी हैं ये सब इसी वाले रीजन में है, तमिलनाडु वाले रीजन में सारे कोस्टल एरियाज रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं कि आप ध्यान रखिएगा, ओनली इन तमिलनाडु, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पल्लव राजवंश के अंदर हमें जिक्र मिलता है, एक शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। इनको स्कॉलर किंग के नाम से जाना जाता है। 600 से लेकर 630 तक 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया हुआ है। इनके कई सारे लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहां पे किस तरीके से संगीत को धर्म से जोड़कर रखा जाता था। देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी संगीत, और साथ में मंदिरों में जो नर्तक होते थे उनकी अपनी पेशकश वगैरह हुआ करती थी, उनके अपने रिचुअल्स हुआ करते थे। वो सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनसे जुड़े हुए थे। तो ये सब कुछ हमें इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन से पता लगता है। अब रिलीजियस शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इन्होंने सनातन धर्म के अंदर जो कई सारी चीजें हिपोक्रेसी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जिनसे दूसरों को नुकसान होता है। जैसे कि एक तरफ सनातन धर्म यह बोलता है कि हमें दूसरे के प्रति काइंड रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड से लोग बलि देना शुरू कर चुके थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आपने देखा कि लोगों ने पशुओं की बलि देना शुरू किया। तो इस चीज के खिलाफ महेंद्र वर्मन ने आवाज उठाई। साथ में इसी तरीके के कुछ कटाक्ष इन्होंने बौद्ध धर्म को भी लेकर किए, और यही कारण है कि इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, इन्होंने जैन धर्म अपनाया, ठीक है। लेकिन बाद में एक यहां पर नैनार ऋषि हुआ करते थे। नैनार, फिर से ध्यान रखिएगा, मैं नैनार बोल रहा हूं मतलब
शिव के उपासक हैं। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था अप्पार। तो बाद में ये अप्पार के कांटेक्ट में आए और अप्पार से बड़े प्रभावित हुए और ये शैव बन गए। ठीक है, तो पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अप्पार के कांटेक्ट में आने के बाद ये धीमे से शैव बन गए। फिर शिव की तरफ इनका टिल्ट हो गया और ये शिव के अनुयायी हो गए। लेकिन हाँ, इन्होंने कटाक्ष किए हुए हैं। उसके बाद जो अगले राजा हैं 630 से लेकर 668 तक इन्होंने शासन किया है। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके बारे में जो कुछ चीजें हमें मिलती हैं जानने को वो ध्यान रखिए। पूरे पल्लव राजवंश में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली शासक है तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल रूलर। बादामी को विजय किया। बादामी का मतलब समझ रहे हैं? यहां पर है, इधर ये वाला पूरा रीजन जीता। इस वजह से मोस्ट पावरफुल किंग नरसिंह वर्मन प्रथम कहलाए। साथ में पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित किया। अब देखिए, अभी आपने 3 अंपायर देखे थे। सबसे ऊपर नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का अंपायर, ठीक है, यहां पर पुलकेशिन द्वितीय का अंपायर, यहां पर राजा हर्षवर्धन है, यहां पर पुलकेशिन है बादामी में, और यहां पर कौन है? नरसिम्हा वर्मन है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने? नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने। ठीक है, इस वजह से ही हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। इस टाइम पर इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां अर्जित करी? तो इन्हें वातापी कोंड के नाम से और महामल्ल के नाम से जाना जाता है। वातापी कोंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ऊपर वाला पूरा रीजन भी जीता, और महामल्ल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि तमिलनाडु में जो सबसे बड़ा कोस्टल रीजन था उस टाइम पे, महामल्लपुरम, उसके ये राजा थे। ग्लोबल कनेक्शन की अगर बात करें तो इन्होंने भी आसपास के कई देशों के साथ व्यापार किया हुआ है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, ऊपर चाइना हो गया। इनके टाइम पीरियड में कई सारे चाइनीज ट्रैवलर भारत में आए। अब देखिए, ममल्ल शैली की एक बात हुई है। ठीक है, इन लोगों के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में कई सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो कि ममल्ल शैली पर आधारित हैं। तो हमें इन शैलियों को बड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, यह ममल्ल शैली है क्या? अगर कोई मंदिर बन रहा है, पहली चीज ममल्ल शैली से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी पहली खास बात यह है कि यह अलग अलग जगह से पत्थर लाकर नहीं बनाया जाएगा। जैसे आज आप देखते हो ना, कोई मंदिर बनाना है तो लाखों करोड़ों ईंटें आती हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आते हैं कहीं से, फिर उनको असेंबल किया जाता है। ठीक है, तब ऐसा नहीं होता था। इनके मंदिर बनाने का स्टाइल काफी भिन्न था। हमेशा ध्यान रखिएगा, ममल्ल शैली का मतलब यह है कि यहां पर पूरे पहाड़ को ही काटकर मंदिर बनाया जाता था। तो क्या करते थे? पहाड़ को काटकर, तराश कर मंदिर बनाते थे। बात आ रही है समझ? मतलब पूरा का पूरा पहाड़ ही छेनी हथौड़ी से धीमे 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 काटा जाएगा और कई 100 वर्षों तक वो काम चलता रहता था। उसके बाद इन मंदिरों को बनाया गया है, तभी ये मंदिर इस तरीके से दिखाई देते थे। और ये मंदिर में अलग अलग जो आपको प्रेमाइसेस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग इमारतें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब नीचे से आपस में जुड़ी होती थी। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजों को समझिएगा। जैसे कि ममल्ल शैली में जो हमें मंदिर मिले हुए हैं, इसमें आप देख रहे हो एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग इसके बाद की ये है, इसी तरीके से एक ये है बिल्डिंग, फिर एक ये है, ये है। ठीक है, ये अलग अलग बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, या आप बोल सकते हो ये अलग अलग कंपाउंड्स की तरह हैं। ठीक है, अब ऐसे में हमें क्या मिला हुआ है? ये वाला जो सबसे आगे का, जो सबसे छोटा वाला, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज रथ। ये क्या है? रथ है। ये एक रथ है, ये भी एक रथ है, ये भी एक रथ है। ठीक है, तो ये क्या है? रथ है। जो सबसे छोटा वाला रथ है, इसको द्रौपदी रथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप जब आगे आएंगे तो यहां पर देखिए, ये वाला जो रथ आपको दिख रहा है, ये आपके 4 पांडव का रथ कहलाता है। 4 पांडव के रथ का मतलब आप यहां पर देखिए 4 प्रमाइसेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो प्रमाइसेस हैं,
आगे से, यहां से 1 2 3 4, ये पीछे वाला तो खुल जाएगा इधर, आगे वाला तो इधर खुल जाएगा, ठीक है। और इन चारों के नाम किसके नाम पर हैं? 4 पांडवों के नाम पर हैं, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। अब इन सब में सबसे बड़ा रथ आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला रथ आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? धर्मराज, जिनको युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि ये जो सबसे बड़ा वाला रथ है, इसको धर्मराज रथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की शैली में बनाए हुए यहां पर मंदिर हैं पल्लवों के द्वारा, जो कि रथों के हिसाब से बटे हुए होते थे। इसी को ममल्ल शैली कहा गया है, ठीक है। देन नरसिम्हा वर्मन द्वितीय है, जिन्हें राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 700 से 728 तक का इनका जिक्र मिलता है कि इन्होंने भी कई सारे मंदिर बनाए, जैसे कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर इन्होंने बनाया। इसके अलावा कई मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हुए हैं दूसरे भी, जैसे कि कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनाया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर जो है, यह हमारे देश में वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर है मंदिरों का। तो इस तरीके से पल्लवों ने शुरुआत में शासन किया, काफी हाइप मिली, लेकिन देन इनके कमजोर शासक भी आए, ऐसे शासक जहां से फिर साम्राज्य का पतन होने लगा। जैसे कि एक शासक हुए हैं परमेश्वर फर्स्ट, 670 से 700 तक इन्होंने शासन किया, 30 वर्षों तक। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने ममल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया हुआ है। 2 उपाधियां इनको मिली हुई है, जो कि वहां के शिलालेखों में है, एक मल्ल और लोकादित्य की उपाधि। इसके बाद जो शासक है, यह है नंदी वर्मन सेकंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना गया, जनता के बीच में लोकप्रिय थे, लेकिन हाँ, शासन की बागडोर लंबे अरसे तक नहीं संभाल पाए, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से आक्रमण होने लगे थे, चोलों का उदय फिर होने लगा था, ठीक है। और इन्होंने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किया हुआ है। इसके बाद आए नंदी वर्मन तृतीय, इन्होंने 731 से 800 तक शासन किया है, लंबे अरसे तक लड़खड़ाते हुए पल्लव राजवंश को संभाला है, ठीक है। और ये शैव मतानुयायी थे, मतलब शिव को मानने वाले थे। तमिल कवि एक हुआ करते थे प्रसिद्ध, पेरन देवनार, इनका इन्होंने संरक्षण किया है, उनको अपनी सिक्योरिटी दी हुई थी, उनको अपने राजशाही समाज में रखा। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक तरीके से आप बोल सकते हो शिव के ऊपर कई सारे भजन भी लिखे गए हैं। एट द एंड सबसे आखिरी में अपराजिता वर्मन, ये सबसे लास्ट शासक थे, और यहां से पल्लवों का पतन हो गया, पल्लव राजवंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। 600 वर्षों तक चलना, अपने राजवंश को टिका कर रखना, यह कोई हल्की बात नहीं थी। जब हम इतने सारे राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने चेर, चोल, पांड्या पढ़ा, आज हम पल्लवों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब हमें पता लगता है कि धीमे धीमे जो इनके मंदिरों के आर्किटेक्चर थे, वो किस तरीके से बदल रहे थे। सबसे पहला, जिसको महेंद्र स्टाइल बोलते हैं, यह महेंद्र स्टाइल किस लिए बोला जाता है? क्योंकि महेंद्र वर्मन ने जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण कराया है। तो महेंद्र स्टाइल मंदिर जो है, ठीक है, ये कैसे बने हुए हैं? देखिए, ये पहाड़ है पूरा का पूरा, इस पहाड़ में ही एक तरफ से तराश दिया गया है मंदिर, जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। उसके बाद देन आपका ये ममल्ल स्टाइल, ममल्ल स्टाइल अभी आपने देखा, जहां पर मंदिरों को रथ में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है, अलग अलग रथ बने हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये रथ हो गया, एक ये रथ हो गया, इस तरीके से। देन आपका जिसको बोलते हैं राज सिंह शैली, तो राज सिंह वर्मन ने स्थापना जिस तरीके के मंदिरों की कराई है। देन मंदिर के जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होने लगे, अलग अलग हमें दिखाई देने लगे, लेकिन नीचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन सबसे लास्ट में आता है नंदी वर्मन शैली, क्योंकि नंदी वर्मन ने जिस तरीके से स्थापना करी है मंदिरों की, वो और ज्यादा फाइन आर्किटेक्चर के हो गए, ठीक है। एक एक करके इनको क्लोजली देख लेते हैं। अब यहीं पर मैं चाहता हूं एक चीज आप पहले देख लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नगर शैली एंड द्रविड़ शैली। जो नगर शैली के हैं मंदिर, ठीक है, और जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उनमें बेसिकली अंतर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपको नगर शैली के मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनकी बनावट ऊपर से कुछ इस तरीके की होती है।
जबकि आपको जो द्रविड़ शैली के दिखाई देंगे इनकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर का दिखाई दे रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। ये किसका एग्जाम्पल है? मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। इसी तरीके से अगर नगर शैली की हम बात करें तो आज की डेट में इससे बेस्ट आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है ना अभी हाल फिलहाल में, यह नगर शैली पर ही आधारित है, राम मंदिर। ठीक है, अब दोनों में अंतर को हमें समझना होगा। जो नगर शैली होती है इसमें सबसे नीचे आप देख रहे हो एक बहुत ऊंचा बेस है। ये देखिए ये स्टेयर्स है ना, ये देखिए स्टेयर्स है, इसको क्या बोलते हैं? प्लिंथ बोलते हैं। इसमें प्लिंथ जो है ये बहुत ऊंची होती है, जबकि जब आप द्रविड़ियन शैली में जाएंगे तो इसकी प्लिंथ आपको काफी छोटी मिलती है, ये बहुत ऊंची नहीं होगी, 3-4 स्टेप केवल होंगे। लेकिन आप अयोध्या के राम मंदिर जाइए, वहां पे आप देखोगे जब आप नीचे खड़े होगे तो जो पहला ही प्लिंथ होगा, मतलब जिस पर जहां से मंदिर शुरू होगा, वो आपकी हाइट से, आप जहां पर खड़े होगे वहां से 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर होगा। मतलब आप अगर प्लिंथ के नीचे खड़े हो तो आपको प्लिंथ के ऊपर जनरली दिखेगा ही नहीं, आपको 10-15 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना होगा, तब आप ऊपर पहुंचोगे प्लिंथ के। तो यहां पर प्लिंथ बहुत हैवी होती है नगर शैली में, जबकि द्रविड़ियन शैली में प्लिंथ बहुत कम होती है। एक और चीज, नगर शैली के जो मंदिर बनते हैं इनमें प्लिंथ के चारों तरफ कोई प्रेमाइसेस नहीं होता है। मेरी बात आप समझे, कोई भी प्रेमाइसेस नहीं मिलेगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो इसमें आपको चारों तरफ बाउंड्री लाइन नहीं मिलेगी। जबकि जो द्रविड़ शैली है यहां पर आपको चारों तरफ बाउंड्री लाइन जरूर मिलेगी। क्लियर हो रही है बात? बाउंड्री लाइन के अंदर से प्लिंथ स्टार्ट होती है। सेकेंड थिंग, अब यहां पर समझिएगा, जो नगर शैली है सबसे ऊपर यहां पर आपको ये जो गोल चक्का मिल रहा है ऊपर लगा हुआ, इसको अमालक बोलते हैं। उसके नीचे आएंगे तो इसको मुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को मुंडी बोलते हैं। और नीचे आप आएंगे तो इस वाले हिस्से को, दिस इज कॉल्ड शिखर। ठीक है, शिखर में भगवान या जो भी देवी देवता के लिए वो मंदिर है वो बने होते हैं बाहर की तरफ भी। ठीक है, और शिखर के ठीक नीचे क्या होता है, इस जगह को गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह ही वही जगह होती है जहां पर उस मंदिर की मेन मूर्ति स्थापित होती है। जैसे कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वहां पर जो भगवान श्री राम की जो काले रंग की मूर्ति लगी हुई है, वही जगह पर्टिकुलर क्या कहलाती है? गर्भगृह कहला रही है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो ये मूर्ति यहां पर जहां पर खड़ी है वो प्रेमाइसेस गर्भगृह कहलाता है। अब आगे की तरफ आइए, देखिए जो इस तरीके की बनावट आपको मिल रही है ये सब क्या है? ये सब मंडप कहलाते हैं इसमें। ठीक है, पहला मंडप सबसे छोटा होता है क्योंकि वो एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद के जो मंडप हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है, इन मंडपों को बनाया किस लिए जाता है? यहां पर संगीतज्ञ बैठते हैं, यहां पर पुजारी बैठते हैं, और यहां पर जो आते हैं श्रद्धालु वो भी बैठ सकें, तो इनको मंडप बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम यहां पर अगर आएंगे, ठीक है, तो एक सबसे बड़ा अंतर पता है क्या है? देखिए, गर्भगृह तो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली में भी कहा जाता है, और गर्भगृह के अंदर ही मूर्ति होती है मेन। ठीक है, बस अंतर पता है क्या है? देखिए यहां पर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? शिखर बोल रहे हैं इस वाले हिस्से को। लेकिन द्रविड़ियन शैली में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर भी आपको मंडप मिलते हैं, और यहां पर भी नीचे का जो हिस्सा है इसको मुंडी बोलते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? द्रविड़ियन में प्लिंथ छोटी होती है, कम हाइट की। नगर में प्लिंथ बड़ी हाइट की होती है। द्रविड़ियन में प्लिंथ के चारों तरफ बाउंड्री मिलेगी, नगरी में प्लिंथ के चारों तरफ बाउंड्री नहीं मिलेगी। नगरी में सबसे ऊपर अमालक होता है, ठीक है, उसके बाद आपको शिखर मिलेगा। जबकि द्रविड़ में आपको शिखर की जगह विमान मिलेगा। बाकी एक जैसी समानताएं हैं। ठीक है, अगर कहा जाए दोनों शैलियों में ज्यादा ब्यूटीफुल या ज्यादा फाइन वर्क किसका है, तो ध्यान रखिएगा द्रविड़ियन शैली का फाइन वर्क ज्यादा है। मतलब बहुत बारीक काम है इन मंदिरों में। ठीक है, यही कारण है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली के जो मंदिर है वो ज्यादा इंपैक्टफुल हैं।
इसको मैं छोटा करके सेव करूंगा, बट हाँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात सभी को? हाँ, अब देखिए, सबसे पहले महेंद्र शैली की अभी हम लोग बात कर रहे थे। यहां पर हमने देखा ना ये महेंद्र शैली, तो महेंद्र शैली के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, हमें किस किस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो देखिए, इन मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके का दिखाई देता है। आप देख सकते हो पहाड़ के बीच में बिल्कुल तराश के बहुत फाइन तरीके से छांट कर बनाया गया है। तो ये सब रॉक कट पिलर्स हैं, जितने भी पिलर हैं कुछ अलग से नहीं लगाया जाता है इसमें। साथ में अर्धवृत्ताकार गर्भगृह होता है। ये देखिए गर्भगृह जो है ये अर्धवृत्ताकार है, इसी के अंदर भगवान की मेन मूर्ति स्थापित करी जाएगी। इसमें हमें सुंदर तोरण मिलते हैं, मतलब ये जो बाहर के जो डोर्स हैं इनमें काफी महीन वर्क किया गया है। ठीक है, तोरण का मतलब दरवाजे। इसके अलावा द्वारपाल हमें यहां पर मिलते हैं। अब द्वारपाल क्या है? महेंद्र शैली के जो मंदिर है वहां पर एक प्रथा होती थी कि मंदिरों के बाहर स्टैचू जरूर लगाए जाएंगे गार्ड्स के, ठीक है, जिनको द्वारपाल बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एक स्टैचू ये है, एक स्टैचू ये है, ठीक है। और गार्ड्स मैंने कहा है आपको समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो गार्ड्स का मतलब यहां पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो उन भगवान को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कोई ना कोई देवी देवता हो सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में यहां पर न्यूनतम अलंकरण देखने को मिलता है। इससे ज्यादा बहुत कुछ इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सभी जैन धर्म के भी अनुयायी हुआ करते थे, और जैन धर्म से इनको प्रेरणा मिलती थी सिंपल और साधारण रहने की। इस वजह से महेंद्र शैली के मंदिर बस इस तरीके के हुआ करते थे। जबकि जब हम आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है, तो हमें मंदिरों की संरचना थोड़ी डिफरेंट मिलती है। फिर धीमे धीमे करके आपने देखा मंडप बनने लगे, अमालक बनने लगे। अमालक ये गोल वाला हिस्सा है ऊपर का, ठीक है। अमालक के भी जस्ट ऊपर कलश रखा जाने लगा। ये वाला हिस्सा शिखर कहलाने लगा। ये वाला आपका गर्भगृह है जिसके बीच में भगवान की मूर्ति है मेन, ठीक है। ये वाले तो मंडप हो गए। चलिए, जो सबसे आगे का मंडप है इसको अर्ध मंडप कहा जाने लगा। अर्ध मंडप इसलिए क्योंकि ये छोटा है और इसमें जस्ट एंट्री हो रही है, इस वजह से इसको अर्ध मंडप कहा गया। क्योंकि यहां से एंट्री हो रही है इस वजह से कोई एंट्री पॉइंट पे तो बैठेगा नहीं भाई। जो भी लोग बैठते थे वो आगे के मंडपों पे ही जाकर बैठते थे। आप एंट्री पॉइंट में बैठेंगे तो बाकी लोग कैसे आ पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर हम पल्लवों को देखें तो इन्होंने राजनीति अपनी कैसी रखी, तो ऊपर इन्होंने बादामी के शासकों को कई बार हराया इस बीच में। इसके अलावा ये जो दक्षिण वाला पूरा रीजन है इस पे अपना वर्चस्व कायम रखा। देन अगर हम लिटरेचर्स की बात करें तो इनके टाइम पीरियड पे भारवी, दंडिन और अप्पार जैसे कई लिटरेरर हुए, जिनकी वजह से दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव दोनों भजनों में कई ज्यादा तादाद में बढ़ोतरी हुई और लोगों में प्रचार प्रसार हुआ। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। द्रविड़ियन कलाकृति शैली के जिस तरीके से इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं, आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो मंदिर शामिल हो चुके हैं। ममल्ल स्टाइल, देन राजसिम्हा स्टाइल, देन नंदीवर्मन स्टाइल, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली अभी महेंद्र वर्मन स्टाइल की। अब ममल्ल स्टाइल आपको पता ही है, यहां पर मैंने अलग से दे दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी मैंने समझा आपको दिया ही है। ममल्ल स्टाइल की खास बात ही क्या है, अब रथ में क्लासिफाई कर दिया गया है। यह मंदिर पूरा एक ही है, ये मंदिर के लेकिन हिस्से हैं जिनको रथ बोला जा रहा है अलग अलग। देन आ जाते हैं एकाश मंदिर, ठीक है। मोनलिथिक टेम्पल्स हैं। रथों को किस तरीके से उल्लेखित किया जाता था, अलग अलग रथ का अलग अलग तरीके से मतलब होता था, ठीक है। और ये जो मंदिर है इसको सप्त पैगोडा कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और अपने आप में द्रविड़ियन वास्तुकला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ये मंदिर। सप्त पैगोडा ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में यहां पर जो हमें दीवारें मिलती हैं उन दीवारों में रथों के अंदर बहुत सारी कलाकृतियां भी बनी हुई हैं, बहुत महीन आर्ट भी बनाई गई है। और इस तरीके की कलाकृतियों में हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों से जुड़े हुए बहुत सारी आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कि हाथी बना हुआ है, घोड़े बने हुए हैं, ठीक है, गाय के चित्र बने हुए हैं। और साथ में
हिंदू देवी देवताओं को भी चित्रित किया गया है दीवार में। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट महिषासुर मर्दनी का भी हमें यहां पर कलाकृति देखने को मिलती है। महिषासुर मर्दनी मतलब मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसने महिषासुर का वध किया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के सबसे ज्यादा भव्य प्रतीक हैं आज की डेट में ये मंदिर, जो कि द्रविड़ियन वास्तुकला के अंतर्गत है। ठीक है, यहां पर हमें क्या क्या मिल जाता है, पौराणिक रूप से जो घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी नक्काशी मिलती है उनसे जुड़ी हुई। साथ में अर्जुन ने जिस तरीके से तपस्या करी, भागीरथ ने मां गंगा के लिए जो तपस्या करी थी, इसके अलावा गंगा अवतरण के दृश्य हो गए। साथ में महिषासुर मर्दिनी का वध करते हुए दुर्गा मां की मूर्तियां यहां पर उकीर्त करी गई हैं इन दीवारों में जो आप देख रहे हैं। ये इनकी रियल पिक्चर्स है, किस तरीके से आज की डेट में त्रिमूर्ति गुफा दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं यही वो 5 पांडवों के मंडप हैं जो कि बनाए गए थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और साथ में सबसे बड़ा वाला जिसको बोलते हैं धर्मराज मंडप। ठीक है, देन महिषासुर मर्दिनी गुफा ये इस तरीके से बनी हुई है, इसी के अंतर्गत मां दुर्गा की मूर्ति को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नाउ राष्ट्रिंग शैली की अगर बात करें तो आगे चल के अब मंदिरों में ईंटों का यूज किया जाने लगा। ठीक है, गुहा में के स्थान पर ईंटों का यूज होने लगा, मतलब बाहर से अब पत्थर लाए जाने लगे। कुछ पत्थरों को तो तराशा गया और कुछ को बाहर से लाया जाने लगा। इस तरीके से जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो ये और ज्यादा फाइन हमें दिखाई देने लगे। बहुत महीन काम आपको दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इतना महीन काम अगर आपको दिखाई दे रहा है और इससे पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था, उसका कारण ही यही है कि यहां पर क्या हो रहा है, ईंटों का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये और ज्यादा फाइन होने लगे। पहला उदाहरण इसका जो षोड़ शिव मंदिर है ममल्लपुरम का वो है। ठीक है, जिसका निर्माण सिंहवर्मन द्वितीय ने किया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल भी इसी का एग्जाम्पल है। कैलाशनाथ मंदिर हो गया, पेरुमल मंदिर हो गया और भी दूसरे मंदिर, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर फिर आप देखोगे बाद में ईंटों के ही द्वारा बने हुए मंदिर हैं। ठीक है, सिमिलरली सबसे लास्ट शासक जो था आपका, तो उसका नाम था अपराजिता वर्मन। तो अपराजिता वर्मन के ही टाइम पे जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों को अपराजित स्टाइल बोला जाता है। अब इनके टाइम पीरियड पे कौन सा बना है, तो इनके टाइम पीरियड में कांची के अंदर 2 मंदिर बने हैं, एक तो मुक्तेश्वर, एक मुग्धेश्वर। ठीक है, इसके अलावा गुड़ीमल्ल, परशुमेश्वर और वड़ामल्लेश्वर एंड अनदर टेम्पल। करीब 7 से 8 टेम्पल इनके टाइम पीरियड पर बने हुए हैं। ओवरऑल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा जाएगा ममल्ल स्टाइल की। ठीक है, और साथ में आपसे पूछा जाएगा द्रविड़ियन स्टाइल के बिल्कुल शुरुआत के, जिसको महेंद्र स्टाइल बोला जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है भाई? सर मैं लेट हो गया, आधा निकल गया है। तो लेट क्यों हो गया भाई? अब थोड़ा और करीब से इनको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जिस तरीके से पल्लवों की शक्ति धीमे धीमे कम होने लगी, ठीक है, तो बाकी कुछ और साम्राज्यों का उदय होता चला गया। जैसे कि अगर हम ये वाली बात करें, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चालुक्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ। ठीक है, चालुक्यों का उदय धीमे धीमे हो रहा था इधर पे। चालुक्यों ने 3 जगहों पर शासन किया है, तो ये 3 जगह के अलग अलग चालुक्य कहलाते हैं। जैसे कि ये जो आपको पर्पल वाला जो रीजन ऊपर का दिखाई दे रहा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्याणी के चालुक्य। सबसे बाद में ये लोग आए। सबसे पहले किसके आए? सबसे पहले आपके ये वाले आए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंगी। और इनसे भी सबसे बेसिक वाले जो हैं ये हैं बादामी। ध्यान रखिएगा, बादामी के जो शासक थे उनके और उनके और पल्लवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कई बार पल्लवों ने बादामी के शासकों को हराया, लेकिन आखिर कब तक? बाद में पल्लवों का पतन होने लगा और बादामी अपने पैर फैलाने लगा इधर की तरफ।
ठीक है। तो यहां से तो बेसिकली माना जाता है कि बादामी से चालुक्यों का उदय हुआ, लेकिन इस टाइम पर ये लो स्ट्रेंथ पर थे, लो स्ट्रेंथ पर थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इनका पल्लवों से द्वंद्व चल रहा था टेरिटरीज को लेकर, और पल्लव इनके ऊपर भारी रहे, लेकिन एक टाइम के बाद पल्लवों का पतन होने लगा, तब इनकी टेरिटोरियल स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। मेनली अगर हम देखें तो इन्होंने जो अपने पैर बढ़ाने शुरू किए, ये वेंगी की तरफ पैर बढ़ाने शुरू किए। वेंगी मतलब आज की डेट में आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेकर ऊपर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ जो पूरा रीजन है, तो इनको क्या बोला जाता है? चालुक्य ऑफ वेंगी। ध्यान रखिएगा, ये वेंगी जगह का नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो पूरी जगह है दिस इज कॉल्ड बादामी। बादामी से चालुक्यों ने सबसे पहले शुरुआत करी, ठीक है, यहां से इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी, फर्स्ट टेरिटरी है ये, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसी रही? लो स्ट्रेंथ रही। ठीक है। उसके बाद लो स्ट्रेंथ क्यों रही? क्योंकि आपको पता है पल्लव से ये टकराते रहे। जब पल्लवों का पतन होने लगा धीमे धीमे, तो आप इधर देखेंगे कि इन्होंने पैठ अपनी बढ़ानी शुरू करी इस वाले पूरे क्षेत्र में। इस क्षेत्र का नाम क्या है? वेंगी। तो वेंगी में जब इन्होंने शासन किया तो इन्हें बोला जाता है वेंगी के चालुक्य, ठीक है। इन्होंने 600 से लेकर 1200 तक यहां पर शासन किया है। जबकि देन आ जाते हैं उत्तर भारत की तरफ, सबसे लास्ट में, जिसको कल्याणी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और इस पूरे क्षेत्र को। तो यहां पर जब चालुक्यों ने शासन किया तो इनको कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है, जहां पर इन्होंने सबसे आखिर में शासन किया है 950 से लेकर 1100 तक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में इस्लाम आ चुका है 712 एडी में, और कहां से आया है? पश्चिम की तरफ से भारत में आया है। अब आपका ओरिजिन ऑफ इस्लाम शुरू ही होने वाला है, आप मिडवल की तरफ आने ही वाले हो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया है, जबकि कल्याणी मतलब इस पूरे रीजन पर चालुक्य शासन कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत फुल फ्लैश में शासन कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उत्तर भारत में ऊपर लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, सिंध प्रांत हो गया, यहां तक इस्लाम पहुंच चुका था इस टेन्योर तक, 1100 तक। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे 1175 में मोहम्मद गोरी पहला आक्रमण करेगा, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध होगा। तो आप ये चीज समझिए कि चालुक्य इस टाइम पर भले ही ये बड़ी टेरिटरी दिख रही हो, ये बीच बीच में बहुत छोटी छोटी जगह पर केवल सूबेदार थे। तो यहां पर भी क्या हो गई? लो स्ट्रेंथ हो गई। यहां पर पतन हो रहा है और यहां पर उदय हो रहा है। बीच वाला जो इनका ये जो टेन्योर है, ये जो वेंगी है, यहां पर ये स्ट्रेंथफुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस्लाम इतनी जल्दी नहीं पहुंचा है। अभी आप देखोगे 1200 से लेकर 1526 तक भी दिल्ली सल्तनत ही चलती रहेगी, तो ये वहां से तो साफ हो जाएंगे, ठीक है। यही कारण है कि आप देख रहे हो 1100 में ये यहां से खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन 1200 तक ये बने रहेंगे इस वाले रीजन तक। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम इन्वेडर्स नहीं पहुंचेंगे, तुर्क नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। यहां पे तो तुर्कों की वजह से ये 1100 में खत्म हो जाएगा पूरा साम्राज्य। तो इस वजह से एक तरीके से अगर हम देखें तो चालुक्यों ने शासन तो किया हुआ है पूरी जगह पर, बट स्पेशली अगर हम देखें तो वेंगी पर इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली शासन किया हुआ है। बादामी से उदय है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे कम इंपॉर्टेंस कल्याणी की है, क्योंकि कल्याणी में बहुत कम कम बीच बीच के हिस्सों में इन्होंने सूबेदारी करी हुई है। मेरी बात आपको समझ आई? मेरी बात आपको समझ आई? जी हां, आप बोल सकते हो पूरे भारत पर किया है, नीचे वाला रीजन आपका तमिलनाडु वाला रीजन और केरल वाला रीजन छोड़कर, ऊपर कर्नाटक से आप ले लीजिए, लगभग पूरे भारत में इधर किया हुआ है। लेकिन हां, उसमें भी एक होता है फुल फ्लैश में शासन करना, तो आप ये बोल सकते हो फुल फ्लैश में इन्होंने
बादामी और वेंगी पर शासन किया है, जबकि कल्याणी पर इनके फुल फ्लैश के शासन होने के अवशेष नहीं मिलते हैं। क्योंकि मुझे खुद बताइए, यहां पर उत्तर भारत में अगर ये कल्याणी में 950 से 1100 तक शासन कर रहे हैं, तो यहां पर तो राजपूती साम्राज्य थे। ऊपर दिल्ली आ गई, दिल्ली में चौहान वंश आ जाएगा, ठीक है, जहां के राजा पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे, सोमेश्वर चौहान के बेटे। इधर ये जो पूरा रीजन है, ये सब कन्नौज आ जाएगा, जहां पर राजा जयचंद आ जाएंगे। तो आप समझ जाइए ना कि ये केवल सूबेदार थे, बहुत छोटी छोटी पोस्ट पर थे, बट हाँ फैले हुए थे। क्लियर है इतनी बात सभी को? नाउ बादामी से चालुक्यों की उत्पत्ति कैसे हमें देखने को मिलती है? तो कर्नाटक, जिसको आज की डेट में बोलते हैं, पहले इसको वातापी के नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र को, यहां से इनका उदय देखने को मिलता है और वातापी को ही इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। वातापी एक मेन शहर हुआ करता था पूरे बादामी का, तो ये बादामी है, बादामी के अंदर वातापी एक शहर है, इस वजह से वातापी को कैपिटल बनाया था। मेन राजा पुलकेशिन प्रथम हुए हैं, ठीक है, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा कीर्तिवर्मन प्रथम हुए, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया धर्म का और साथ में अपने राज्य का भी आगे की तरफ विस्तार किया। चालुक्य वंश के अगर सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करी जाए तो वो है पुलकेशिन द्वितीय, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। यही वो पुलकेशिन द्वितीय शासक है जिसने राजा हर्षवर्धन को उत्तर भारत के हराया था। राजा हर्षवर्धन 26 से 27 लड़ाइयां लगातार उत्तर भारत में जीत चुके थे और राजा हर्षवर्धन का सपना था कि वो पूरे दक्षिण भारत को जीतेंगे, लेकिन वातापी के शासक, या आप बोल सकते हो बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन का विजय अभियान यहीं पर रोक दिया था। तो हर्षवर्धन को ऐसा बोलते थे उस टाइम पर कि हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, जबकि पुलकेशिन द्वितीय पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने राजा हर्षवर्धन को हराया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं सर याद कैसे होगा, ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने आप धीमे धीमे आपके लिए इजी हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, तो मैं मेडवेल की तरफ तभी जाऊंगा जब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दूंगा साउथ इंडियन डायनेस्टी की, ठीक है, उससे आप पकड़ लेंगे इन सब चीजों को। मैं समझ रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज थोड़ी सी उनके नामों की वजह से टफ हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। और बस इतना ही केवल आपको टफ लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं अब आगे टफ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राजा पुलकेशिन द्वितीय। और एक नहीं सैकड़ों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन को हराने वाले शासक कौन थे। आपका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सी नदी के तट पर हराया था? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर हराया हुआ था। नर्मदा नदी कहां से बहती है? तो यह है हमारा भारत, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहां से नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से होते हुए हल्का सा महाराष्ट्र को टच करती है, गुजरात वाले रीजन में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। यह आपका अरब सागर है, ठीक है, दिस इज नर्मदा। तो नर्मदा के तट पर हराया था। इसके अलावा इन्होंने किस तरीके से और अपने पैर दूसरे रीजन्स तक पसारे पुलकेशिन द्वितीय ने? तो इन्होंने क्या किया, वैदिक कल्चर वाली प्रथाओं को एडॉप्ट किया, जैसे कि अश्वमेध, वाजपेय, ठीक है, और आपका रिचुअल सेरेमनीज हो गई, जिसको हम क्या बोलते थे, अश्वमेध हो गया, वाजपेय हो गया, और तीसरा हो गया राजसूय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजसूय जिसको इन्होंने परफॉर्म किया। राजसूय का मतलब जब कोई राजा गद्दी पर बैठ रहा है तो अपनी कोरोनेशन सेरेमनी करा रहा है मुकुट वुकुट पहन के। अश्वमेध का मतलब अगर खुश है या किसी युद्ध पर जा रहा है, देवी देवताओं को अगर किसी भी तरीके से खुश करना है तो एक बड़ा यज्ञ होता था और घोड़े की बलि दी जाती थी। वाजपेय का मतलब राजा और रानी जब गद्दी पर बैठते थे तो उस टाइम पर रथ पर बैठकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते थे, आम जनता से मिलते थे कई दिनों तक। इस पूरे प्रथा को वाजपेय कहा जाता था, ठीक है। साथ में इन्होंने अपने व्यापार किससे संबंध साधे? तो इन्होंने सीधे ईरान से, फारसियों से अपने व्यापारिक संबंध रखे। और पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एम्बेसडर भेजा था। जैसे आपने मौर्य साम्राज्य में देखा था ना,
ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी, वैसे ही ये लोग राजदूत भेजते थे। आज की डेट में आप देखते हो ना कि हमारे देश के एम्बेसीज दूसरे देशों में है, दूसरे देश के एम्बेसीज हमारे देश में है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे राजनीतिक संबंध हैं। ये जो एम्बेसीज हैं, हमारी एम्बेसीज उस देश में हमारे नागरिकों का ध्यान रखती हैं, उनकी एम्बेसीज हमारे देश में उनके नागरिकों का ध्यान रखती हैं। उसी तरीके से एम्बेसडर भेजने का मतलब है कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, चीनी यात्री हेनसांग जो है उसकी यात्रा भी इसी दौरान होती है। अब ये हेनसांग आया क्या करने था भारत में? तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या करने आया था? रिसर्च ऑन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के ऊपर रिसर्च करने आया था हेनसांग, ठीक है। और ये पूरे भारत में घूमा था। इतिहास में अगर ओवरऑल हम देखें तो इनके जो कई सारे शिलालेख हैं वो हमें बहुत स्ट्रेंथफुल तरीके से मिलते हैं। मतलब पूरी पूरी जानकारी देते हैं इनके बारे में, आप बोल सकते हो बहुत सुदृढ़ जानकारी, क्योंकि पुराणों में भी इनका जिक्र किया जा रहा है। उत्तर भारत में कई ट्रैवलर आए, उन्होंने भी इनका जिक्र किया, और इनके खुद के तो एविडेंसेस दे ही रहे इनके साक्ष्य। इसका मतलब यह है कि ये दक्षिण भारत में शासन जब कर रहे थे तो उत्तर भारतीय शासक अच्छे से भली भांति इनके बारे में जानते थे कि ये कितने पावरफुल शासक हैं, ठीक है। अब एक नाम ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति उस टाइम के सबसे प्रमुख दरबारी कवि थे, ठीक है। तो रवि कीर्ति को इन्होंने संरक्षण दिया हुआ था, और इन्होंने ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा, ठीक है। ऐहोल जो है, जो कि आज की डेट में कर्नाटक में है, तो वहां पर इतने मंदिर इन्होंने स्थापित किए, इस वजह से इस शहर को मंदिरों का शहर कह दिया गया। जबकि अभिलेख में रवि कीर्ति की तुलना कालिदास और भारवी से करी गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में कालिदास का जो स्थान रखा गया है वही स्थान रवि कीर्ति कवि का रखा गया है दक्षिण भारत में, क्योंकि इनकी तुलना कालिदास से करी गई है, और भारवी तो यहीं के ही थे। पल्लवों और चालुक्यों के बीच में टकराव, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से धीमे धीमे करके फिर पल्लवों का पतन हुआ और जो चालुक्य है ये भी कमजोर हुए, ठीक है। तो दोनों के बीच में टकराव तो हुआ ही है, ये तो नो डाउट है। जिस तरीके से चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया, उसी तरीके से पल्लवों के राजा नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो आप देख रहे हो हर्षवर्धन के ऊपर भारी पड़े कौन? चालुक्य, जबकि चालुक्यों के ऊपर भारी पड़े कौन? पल्लव, ठीक है। तो पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ये इस बीच में हमें फैक्ट पता लगता है। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद चाहे जितना बड़ा साम्राज्य हो, अगर कोई लो स्ट्रेंथफुल शासक आता है, कोई एक कमजोर शासक आता है, तो वो धीमे धीमे करके पतन की ओर ही ले जाता है। फिर चाहे आप दिल्ली सल्तनत उठा लीजिए, चाहे आप मुगलों का शासनकाल उठा लीजिए, और चाहे आप भारत में अलग अलग राजवंशों के शासन उठा लीजिए, हर जगह पर यही चीज रही। चाहे आप विजयनगर अंपायर को उठा लीजिएगा, अभी विजयनगर अंपायर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर नरसिम्हा वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो जब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिम्हा वर्मन ने हराया तो इनको वातापी कोंड की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आज की बात यहीं तक रखेंगे। अभी कितनी क्लास बची हुई हैं? तो अभी 2 क्लास आपकी एंशंट की और बची हुई हैं। 2 क्लास के बाद देन आपका मिडवल स्टार्ट हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। आप देखेंगे इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है भाई, क्लियर है?
एक स्टूडेंट का पूछना है कि सर हेनसांग किसके टाइम पीरियड में भारत में आया था। यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हेनसांग की जो यात्रा रही है वो बेसिकली 630 से 645 के एडी के बीच में हमें भारत में मिलती है। यह आदमी 630 से 645 तक इन 15 वर्षों में भारत में अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपने अभी पूछा एक स्टूडेंट ने कि सर हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया? तो किसके टाइम पे? राजा हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? राजा हर्षवर्धन कहां के शासक थे? किंग ऑफ कन्नौज। ठीक है, आज की डेट में कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन तब कन्नौज एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यूपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तब कन्नौज ये पूरा हुआ करता था। मतलब दिल्ली से सीमा रेखा कन्नौज की लगा करती थी। तो कन्नौज का शासक कौन था? राजा हर्षवर्धन, जिसको वातापी के शासक या बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के संस्थापक पल्लव वंश के शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने हराया। ठीक है, तो ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया था, लेकिन उसके बाद जो हेनसांग है ये और नीचे की तरफ भी आया। ठीक है, यहां पर ये बादामी में भी आया, नीचे की तरफ ये पल्लवों के राजवंश तक भी आया। क्योंकि एक स्कॉलर था, बौद्ध धर्म के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा था, इस वजह से ये जगह जगह पर घूम के आया। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके टाइम पीरियड पे आया, तो आपका आंसर होगा राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया। उसका कारण पता है क्या है? कारण यह है कि भाई आएगा तो ऊपर से ही ना, आया तो ऊपर से ही है ना। तो सबसे पहले ये जिस दरबार में गया, तो सबसे पहले ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में गया। इस वजह से किसके काल में आया? हर्षवर्धन के ही काल में आया। हम इसी को क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। ओके, क्लियर है? लवकुश का कहना है सर पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ध्यान रखिएगा, कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी कांचीपुरम। कांचीपुरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर बीएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप नौकरी लें वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक और बात, अगर आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तो सीजीएल कैसे क्वालिफाई करेंगे? उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये कैसा सवाल हुआ भाई? सर कन्नौज कहाँ पड़ता है? बेटा कन्नौज आज की डेट में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है केवल। ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे ही समझ लीजिए। पहले इतने सारे डिस्ट्रिक्ट तो हुआ नहीं करते थे। जैसे देखिए, साल 2000 से पहले उत्तराखंड तो था नहीं, पूरा यूपी हुआ करता था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है हमेशा। पहले उत्तर प्रदेश ये हुआ करता था। ठीक है, आज की डेट में उत्तर प्रदेश का यही हिस्सा निकालकर साल 2000 में
उत्तराखंड बना दिया गया। उसी तरीके से पहले ये जो रीजन था पूरा, ये पूरा कन्नौज हुआ करता था, जबकि आज की डेट में कन्नौज सिमट कर सिर्फ इतना रह गया है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। आज की डेट में आप देखते हो ना, ये वाला रीजन जो है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड राजस्थान। आज की डेट में हम लोग इसको राजस्थान बोलते हैं, लेकिन आज से करीब 1012 साल पहले ये राजस्थान नहीं कहलाता था। राजस्थान के अंदर ये छोटे छोटे इतने डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे, बीकानेर हो गया, ये सब नहीं हुआ करते थे। ये सब क्या कहलाता था, अजमेर कहलाता था तब ये। बात आ गई समझ, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में एमपी है, तो मध्य प्रदेश के अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, तब ये जो पूरा रीजन है ये मालवा कहलाता था। क्लियर हुई बात। आज की डेट में ये जो रीजन है इसमें आप देख रहे हो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, ये आप देखते हो केरल है, ये आप देखोगे कर्नाटक है। लेकिन तब प्राचीन काल में ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता था, मालाबार कहलाता था। मालाबार, केजीएफ मूवी देखी है ना, उसमें मालाबार गोल्ड माइन का जिक्र किया गया है। तो क्यों, क्योंकि वो प्राचीन काल से लिया गया है उसका एक्सेंट, और पुराने जमाने की पिक्चर दिखाई गई है, आज से 100 साल पहले की, ठीक है। तो आप देख सकते हो मालाबार जिक्र इसीलिए किया गया क्योंकि पुराना नाम ही मालाबार है। आज भी वहां पर सोने की जो खदानें हैं उनको मालाबार गोल्ड माइन के ही नाम से जाना जाता है। तो ये सब प्राचीन कालीन नाम हुआ करते थे। आज की डेट में जिसको आप उड़ीसा बोलते हो वो पूरा कलिंग कहलाता था, प्राचीन काल में हम उसे कलिंग बोलते थे। आज की डेट में आप जिसको महाराष्ट्र बोलते हो ये विदर्भ कहलाता था। वैसे क्रिकेट की जो रणजी टीम है ना महाराष्ट्र की, वो आज की डेट में भी विदर्भ ही कहलाती है, ठीक है। ये जो आपका गुजरात वाला रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता था, तो आज इसे गुजरात आप बोलते हो, लेकिन तब इसे पाटन के नाम से जाना जाता था। मेरी बात समझ रहे हैं। आज आप जिसे कश्मीर बोलते हो उसको प्राचीन काल में कुंडल वन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज आप जिसे पाकिस्तान बोलते हो, ठीक है, ये जो पाकिस्तान आज आप जिसे बोलते हो, तो तब ये पाकिस्तान थोड़ी था, तो बच्चा है अपना, इसको फैंटा पिलाते हैं हम लोग। तो ये जो पाकिस्तान है तब ये पुरुषपुर कहलाता था। क्या नाम था, पुरुषपुर था ये प्राचीन काल में, ठीक है। और आज यही पुरुषपुर सिमट कर एक छोटा सा शहर रह गया पाकिस्तान का। इसी पुरुषपुर को पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राचीन काल में अलग अलग राज्यों के नाम से, अलग अलग नामों से ये जमीनें जानी जाती थी, ठीक है। अभी मैंने कहा ना, अभी आप ये एंशिएंट डायनेस्टीज खत्म होने दीजिए, देन जैसे ही आपका स्टार्ट होगा ओरिजिन ऑफ इस्लाम, देन आप देखेंगे कि तलवारें और धोखे की कहानियां और पता नहीं क्या क्या हो रहा है फिर, ठीक है, ओके। अब जैसे ये ऊपर हो गया, और पीछे जब आप जाओगे तो ये जो पूरी जमीन है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आज की डेट में जो है, इसको बहुत प्राचीन काल में, उससे भी पुराणों के टाइम पे उसको हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में कुरुक्षेत्र हो गया। आज कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जिस टाइम पर यह कन्नौज था, जिस टाइम पर यह मालवा था, उसी टाइम पर और भी उससे पहले से यह पूरा क्षेत्र यूपी और बिहार वाला, आप लोगों ने तो अब मगध साम्राज्य सबसे पहले पढ़ा था, इसको मगध के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो रही है बात। ठीक है भाई। तो ये प्राचीन काल के नाम है हमारे देश में। आज की डेट में लगभग सारे राज्यों के नाम चेंज हो चुके हैं, बट प्राचीन काल में इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते थे। आज की बात यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आपकी 2 एंशिएंट की क्लास बची हुई है। अगली क्लास में आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टीज खत्म हो जाएंगी
एंड उसकी अगली क्लास में नॉर्थ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी आपकी खत्म होनी है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आए, आप देख सको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और कुछ एक दो सेशन मैं आपके यूट्यूब पर भी ले लूंगा दक्षिण भारतीय डायनेस्टी के, ठीक है। तो आपको पहले से ही मैं यहां पर बता दूंगा कि आज मैं यूट्यूब पर क्लास लेने जा रहा हूं, तो शाम को आ जाना है, ऐसे करके मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।